तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो पहला नंबर में है परिचय और रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले यह समझते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। हम जानेंगे कि पदार्थ किन किन छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वे कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनका वजन कैसे मापा जाता है। तो शुरुआत करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम से। ये नियम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। इसका मुख्य रूप से दो नियम है। तो सबसे पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान का जो संरक्षण है, ठीक है, जो द्रव्यमान का संरक्षण होता है, इसका मतलब है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण है, मान लो कि तुम एक केक बना रहे हो। ठीक है, तुमने 1 केजी आटा लिया और 0.5 केजी चीनी और 0.2 केजी अंडा लिया है। तो कुल कितना वजन हुआ? 1 यानी कि 1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 1.7 केजी हुआ। तो जब आपका केक बनकर तैयार होगा तो उसका कुल वजन भी लगभग 1.7 किलो ही होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है, ये नियम बताता है कि एक शुद्ध यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखो, एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है, अमोनिया जो एक गैस होती है, इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14.3 होता है। यह अनुपात कभी नहीं बदलता है। तो देखो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में पानी उठा लो, नल का पानी, समुद्र का पानी, कुआं का पानी, उससे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बिल्कुल एक जैसा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग परमाणु। तो परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन उस तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को बरकरार रखता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। तो देखो, सोचिए अगर आप किसी चीज को तोड़ते रहें, बस तोड़ते रहें, ठीक है, तो एक ऐसी छोटी इकाई आएगी जिसमें और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि रासायनिक रूप से वही परमाणु है। ये उस तत्व की सारी खासियत अपने अंदर रखता है। जैसे अगर आप सोने को तोड़ते जाएं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो उसका सबसे छोटा कण ही गुण दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं परमाणुओं के आकार। तो परमाणुओं के जो आकार है, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, उनका आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। किसका? परमाणु का आकार किस में मापा जाता है? तो परमाणु का आकार मापा जाता है नैनोमीटर में। ठीक है, किसमें? नैनोमीटर में परमाणु का आकार मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
एक रेत का कण हमारी आंख से दिखता है, लेकिन उस एक रेत की कण के अंदर लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं। सोचिए कि परमाणु कैसा होता होगा, यानी कि बहुत छोटा, हम लोग देख ही नहीं सकते उतना छोटा। ठीक है, आइए समझ में। अब देखते हैं हम लोग परमाणु प्रतीक। पहले जब वैज्ञानिक तत्वों की खोज कर रहे थे तो उन्हें उनके लिए कुछ प्रतीक बनाया। ठीक है, तो डाल्टन के प्रतीक, सबसे पहला प्रतीक है डाल्टन के प्रतीक। जॉन डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए प्रतीकों का उपयोग किया था, और वे चित्र जैसे थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक गोला जिसके बीच में बिंदु, ऑक्सीजन के लिए खाली गोला। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं सब समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद है बर्जेलियस का नियम। बर्जेलियस का जो प्रस्ताव था वो क्या था? बर्जेलियस ने सुझाव दिया कि हम तत्व के नाम के पहले एक या दो अक्षरों का उपयोग करके प्रतीक के रूप में करें। किसके रूप में? प्रतीक के रूप में करेंगे, यह ज्यादा आसान था। तो इसके बाद है प्रतीकों का नियम। ठीक है, तो प्रतीकों का जो नियम है वो पहला नियम बताता है कि पहला अक्षर हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, पहला अक्षर हमेशा क्या रहेगा? यहाँ बड़ा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? बड़ा। और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि हम लोग देखते हैं एक उदाहरण में, तो उदाहरण है हाइड्रोजन, यानी कि H पहला अक्षर क्या है? बड़ा है। एल्यूमिनियम, तो पहला अक्षर क्या है? बड़ा है, और दूसरा अक्षर क्या है? छोटा है। कोबाल्ट CO, पहला अक्षर क्या है? बड़ा, और दूसरा अक्षर क्या है? छोटा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, तो देखो जैसा कि हमने बात किया कि परमाणु बहुत छोटे हैं। ठीक है, छोटे हैं तो उसका वजन कैसे मापते होंगे? सोचिए कि परमाणु कितने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको देख भी नहीं सकते। तो सोचो कि उसका द्रव्यमान जो है, यानी कि उसका वजन, उसको कैसे मापा जाता है। तो वही इसमें जानेंगे कैसे मापा जाता है। तो देखो, एक व्यक्तिगत परमाणु का द्रव्यमान, लेकिन एक परमाणु के असली द्रव्यमान को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इसीलिए हम सापेक्ष द्रव्यमान का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हम परमाणु की तुलना किसी एक मानक परमाणु से करते हैं। सोचो, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत सेब है। ठीक है, एक बहुत सेब है और आप उसे मापने के लिए किसी तराजू पर नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? आप उसे किसी और चीज से तुलना करेंगे, जिसे आप कहेंगे कि ये सेब एक बहुत छोटे आलू के वजन का आधा है, यह एक छोटे पत्थर से दोगुना भारी है। केमिस्ट्री में वो छोटा आलू हमारा कार्बन 12 परमाणु है। हमने उसके 12वें हिस्से को एक इकाई मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो हाइड्रोजन क्या होता है? H, यानी कि 1 U, कार्बन C, यानी कि 12 U, नाइट्रोजन N, यानी कि 14 U, ऑक्सीजन यानी कि O, 16 U। यहाँ पे एक चार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये परमाणु द्रव्यमान आपको बहुत काम आएंगे, खासकर जब हम आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। ठीक है, जब गणना करेंगे तब काम आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अणु। ठीक है, तो हमने परमाणु के बारे में जान लिया। अब ये परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वे बनाते हैं अणु। तो देखो, एक अणु किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को दर्शाता है। तो देखो, परमाणु अकेले रहना पसंद नहीं करते,
वे ज्यादा स्थिर होने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अणु बनाते हैं। अणु वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपनी पहचान बनाए रख सकता है। अब देखते हैं तत्वों के अणु। तो तत्वों के अणु क्या है हमारा, ये एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। जैसे परमाणुकता, एक अणु बनाने वाली परमाणुकता की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण है। एक परमाणु, सिर्फ एक परमाणु, एक परमाणु का मतलब होता है सिर्फ एक परमाणु, जैसे ऑर्गन और हीलियम, एक परमाणु रहता है इस सब में। अब है द्विपरमाणु, दो परमाणु यानी कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसी तरह है त्रिपरमाणु यानी कि तीन परमाणु जैसे ओजोन, और बहुपरमाणु यानी कि बहुत सारे परमाणु यानी कि तीन से ज्यादा जैसे फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यौगिक। तो यौगिक के अणु जो है ये दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं जो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है पानी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसका अनुपात कितना है, 1:8 है। तो परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं, चाहे वो एक ही तत्व के हो या अलग अलग तत्वों के हो। ठीक है, आ गया समझ में। और लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, आयन है। ठीक है, तो आयन है परमाणु या परमाणु के समूह जिन पर शुद्ध विद्युत आवेश यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक होता है उन्हें आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। उसके बाद है धनायन। ये धनायन आवेशित आयन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के नुकसान से बनता है। उदाहरण है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उनके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन 11 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। और लोग धनात्मक देख लिए, धन आयन देख लिए। अब ऋण आयन क्या है देखिए। ये ऋणात्मक आवेशित आयन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लाभ से बनते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 17 ही रहेंगे। तो उस पर नेट ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर एक बिजली का चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिसे चार्ज वाले कणों को आयन कहते हैं। परमाणु ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वे स्थिर होना चाहते हैं। आमतौर में अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, जिसे ऑक्टेट नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुपरमाणुक आयन। ये परमाणु के समूह होते हैं जिन पर आवेश होता है। तो इसका उदाहरण है अमोनियम सल्फेट और कार्बोनेट। अब देखते हैं लास्ट है हमारा संयोजकता। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो देखो संयोजकता क्या है। आयन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कौन सा तत्व कितने बॉन्ड बनाएंगे और रासायनिक सूत्र लिखने में इनकी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गया समझ में। कल हम लोग इसका पूरा आंसर क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, पूरा आंसर क्वेश्चन को जानेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।